खेल 2024, है ना? खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024, ये क्या है भाई? इसके बारे में क्या पता आपको? 30 जनवरी को इसका लॉन्च हुआ था। हाँ, इसका शुभंकर तेंदुआ है जी। इसका देखिए इसका छोटा सा शुभंकर और लोगो लॉन्च किया गया है, ठीक है? हम्म, तो इसका जो शुभंकर है, शुभंकर हिम क्या है इसका? तेंदुआ हिम तेंदुआ हाँ, शुभंकर इसका है हिम तेंदुआ, ध्यान रखना, ओके? और इसे लद्दाख में, हिम तेंदुआ को लद्दाख में क्या बोलते हैं? तो लद्दाख में बोलते हैं शीन ए सी, लद्दाख में इसका नाम है, ठीक है? ओके, लद्दाख में इसको बोलते हैं, ओके? इस बार जो ये खेल होने वाला है, ये इस खेल का चौथा संस्करण है, ये ध्यान रखना, ये चौथा संस्करण है। कहाँ होने वाला है? तो जम्मू कश्मीर में लद्दाख और होगा। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में होगा और लद्दाख में होगा, ठीक है? ये बात याद रखना। और इसकी डेट वोट की बात अगर करें तो सबसे पहले यहाँ पे होगा लद्दाख में 2 से 6 फरवरी के बीच में, ठीक है? और जम्मू कश्मीर में कब कब होगा? 21 से 25 फरवरी के बीच में, ठीक है? ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, ठीक भाई? ओके। जी सर। अब इसमें एक एक टॉपिक है, स्फेरोथेका वर्षाभु, स्फेरोथेका वर्षाभु, ठीक है? अब ये क्या है? नाम है ये, है ना? तो है क्या एक आखिर? ये मेढक की नई प्रजाति का नाम है, मेढक की नई प्रजाति का नाम है, पहली बात तो ये याद रखना, ओके? अब ये जो मेढक है ना, ये कैसा मेढक है भाई? बिल खोदने वाला है। तो अब एक बात पता हुआ कि बिल खोदने वाले मेंढक की नई प्रजाति का नाम है स्फेरोथेका वर्षाव, ओके? कहाँ में खोजा गया है? तो बेंगलुरु में खोजा गया, ठीक है? बेंगलुरु में खोजा गया है। इसकी खोज किसने की है? इसकी खोज में एक है माउंट कार्मेल कॉलेज बेंगलुरु, इसकी खोज में कौन कौन हिस्सा लिया है? तो माउंट कार्मेल कॉलेज बेंगलुरु, ठीक है? ASI, सॉरी, ZSI, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कौन सा? वेस्टर्न रीजनल सेंटर, ठीक है? वेस्टर्न रीजनल सेंटर पुणे, ठीक है? और इसके साथ साथ एक है जैन, बस इतना ही रखिए, ठीक है? इन सबके सहयोग से इस प्रजाति की खोज हुई है, और जाहिर सी बात है पश्चिमी घाट की बात होगी, ठीक है? ओके? ऐसी कोई किसी प्रजाति की जब खोज होती है ना, दक्षिण भारत में खास करके, तो पश्चिमी घाट से जुड़ा हुआ होता है, ये बात थोड़ा सा याद रखना। अगर मान लीजिए आप लोगों को, तो इसका नाम है, मेंढक की नई प्रजाति का नाम, जो कि बिल खोदने वाला, बेंगलुरु में खोजा गया है, स्फेरोथेका वर्षाभु नाम है। इसमें ये सारी संस्थाओं ने अपनी हिस्सेदारी निभाई। और इसका नाम क्या होता है? इसका जो नाम है ना, स्फेरोथेका वर्षाभु, इसका अर्थ क्या है? तो ये है मेंढक की प्रजाति जो बारिश का स्वागत करती है, इसका अर्थ है, इस नाम का अर्थ होता है, ठीक है? स्फेरोथेका वर्षाभु।
इसकी विशेषता की बात कर लें, ऐसे करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विशेषता की जब हम बात करेंगे, शुरुआती बारिश के दौरान बिल से बाहर आने के विशिष्ट व्यवहार के लिए जाना जाता है। जब बारिश की शुरुआत होगी ना, बारिश की शुरुआत में बिल से बाहर आता है, आने का कुछ व्यवहार है इसका, उसके लिए बड़ा प्रसिद्ध फेमस है ये। ठीक है, इसके पास कुछ ऐसी विशेषता है अन्य मेढकों की अपेक्षा जो इसे शहरों में थोड़ा सा शहरी प्रवृत्ति का बनाता है। तो ये शहरी परिवेश में रहने के अनुकूल है, ये भी याद लिख लो, शहरी परिवेश के अनुकूल इसका व्यवहार और भौतिक विशेषता है। व्यवहार और भौतिक विशेषता, ठीक है। चलिए, इसमें उन्नत आनुवंशिक लक्षण पाए जाते हैं। उन्नत आनुवंशिक लक्षण, रंग रूप इसका, इसको आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ऐसे पूछा जाए, हाल फिलहाल में या हाल ही में बंगलुरु में मेंढक की एक नई प्रजाति, बिल खोदने वाले मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। इसकी विशेषता शहरी परिवेश के अनुकूल व्यवहार और भौतिक विशेषता इसका प्रमुख लक्षण है। कुछ ऐसे करके स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और विशेषता पूछ ली जाएगी, ये किसके बारे में है, तो ये स्फेरोथेका वर्साभु के बारे में है। या फिर वही पूछ लिया जाए, ये इसके बारे में निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें। तो ये बिल खोदने वाली मेंढक की नई प्रजाति है, ठीक है। इसकी खोज बंगलुरु में हुई है। बारिश की शुरुआत में बिल से बाहर आने का जो व्यवहार के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, शहरी परिवेश के अनुकूल इसका व्यवहार और उसकी भौतिक विशेषता इसके लक्षण है। ऐसे कुछ करके दे दिया जाएगा, तो आप इसको समझ के रखिए कि ये वाला उत्तर आपका सही होना चाहिए, ठीक है। ओके, यस सर। व्यवहार और भौतिक विशेषता के मामले में अन्य मेंढकों से अलग है ये, ठीक है। ओके, चलिए, एक टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय का हीरक जयंती समारोह। दिख रहा है ना? यस सर। सर सर्वोच्च न्यायालय का हीरक जयंती समारोह, ये क्या है भाई? इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री महोदय द्वारा किया गया है, ये बात याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, और इसमें एक चीज़ और याद रखना, इस दौरान डिजिटल कोर्ट 2.0 के साथ साथ एक नई वेबसाइट भी इसमें शामिल है। अब ये जो डिजिटल कोर्ट 2.0 ना, तो इसमें क्या है, डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट के माध्यम से क्या किया जाएगा कि देशवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले निःशुल्क डिजिटल रूप में उपलब्ध हो सकेंगे, ठीक है। आपको याद रखना ये बात, ठीक है। और इसमें ई कोर्ट परियोजना भी इसमें चर्चा में रही है। तो ई कोर्ट परियोजना क्या है? इसी में एक परियोजना है ई कोर्ट। ई कोर्ट परियोजना क्या है?
तो सूचना संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश भर में जिला न्यायालयों को डिजिटल रूप से बदलने और सक्षम करने के लिए, ठीक है, न्याय विभाग न्याय मंत्रालय के नेतृत्व में अखिल भारतीय पहल है। ओके, सर एक वर्ड बोल दीजिए फिर से, थोड़ा धीरे धीरे। सूचना संचार प्रौद्योगिकी लिखिए, सूचना संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश भर में जिला न्यायालयों डिजिटल रूप में बदलने और सक्षम करने के लिए न्याय मंत्रालय के नेतृत्व में एक पहल है। ठीक है, ओके, ये ध्यान रखना इसमें। ई कोड परियोजना जो है ना, ई कोड परियोजना तो एक अपने आप में एक परियोजना है, इसमें कई सारी पहलें शामिल हैं। ठीक है, जैसे एक पहल है राष्ट्रीय न्यायिक ग्रिड, सॉरी, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये याद रखना, ये पहल है। ठीक है भाई, ई कोड परियोजना के तहत ये एक पहल है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड ये क्या करेगा, आदेश निर्णय मामलों के लिए ऑनलाइन डेटाबेस बनाया गया है। एक दूसरा है, दूसरी पहल है इसकी राष्ट्रीय सेवा, और इलेक्ट्रॉनिक, ये दिख तो रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक जी सर। प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग। इसमें एक और पहल है, आपने ये वाला नाम सुना होगा, SUPAC, ये वाला नाम सुना है ना आपने, लिख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स इफिशियंसी। ठीक है ना, ओके, ठीक भाई। यस सर। एक, ठीक है, तो एक नाम ये भी है, और एक और पहल है, उसका भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुआस, ये वाला नाम भी सुना होगा आपने, ये भी इसी से संबंधित है। ठीक है, ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षित मशीन सहायता प्राप्त अनुवाद उपकरण है। ठीक है, लिख सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षित मशीन सहायता प्राप्त अनुवाद
अनुवाद उपकरण, ठीक है, सुवास का फुल फॉर्म है, ठीक है, ये बात याद रखें। बाकी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम सब बातें ऐसे ही सुन लो। 124 में इससे संबंधित प्रावधान किया गया है अनुच्छेद में, ठीक है ना। भाग 5 है, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक में सारा प्रावधान है। इसके गठन से लेके स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्ति और प्रक्रिया तक का उल्लेख किया गया है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संविधान जब लागू हुआ, उसके बाद आया है सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया है। और जो सर्वोच्च न्यायालय की आज वर्तमान इमारत है ना, इसका उद्घाटन किया था भारत के पहले राष्ट्रपति महोदय जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और 4 अगस्त 1958 को। ये बात याद रखना। न्यायाधीशों की संख्या के बारे में अगर हम बात कर लें तो न्यायाधीशों की संख्या शुरुआत में कितनी थी भाई? एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे शुरुआत में, मतलब 8 लोग हुआ करते थे टोटल, ठीक है। और इसमें जो न्यायाधीश बढ़ाने की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का मामला है, ये संसद के क्षेत्राधिकार में आता है। फिर इसमें धीरे धीरे बढ़ते रहे तो 50 में 8 थे ही, फिर 56 में 11 हो गई संख्या इनकी, 1960 में इनकी संख्या फिर 14 हो जाती है। वर्तमान समय में बात करेंगे 2019 में, तो इनकी संख्या 34 कर दी गई। उससे पहले 2009 में संशोधन हुआ था तो 31 इनकी संख्या निर्धारित की गई थी, ठीक है। तो 2009 के 9 में 31 संख्या से बढ़कर 2019 में 34 इनकी संख्या कर दी गई है। एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ऐसे अभी भी 34 ही संख्या है। एक चीज और याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय की पीठों के बीच में किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय, संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी भी प्रश्न पर निर्णय देने के लिए या लेने के लिए 5 या उससे अधिक की बड़ी पीठों का गठन किया जाता है, संविधान पीठ जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके शक्ति और कार्य के बारे में बात करें तो इसका मूल क्षेत्राधिकार है, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, अपीलीय, सलाहकार की भूमिका निभाता है ना सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति महोदय के लिए, है ना। 143 अनुच्छेद के बारे में आप लोग सुने होंगे। हाँ, 143 से तो। हाँ, अब इसमें कई बार ये पूछा जाता है मूल क्षेत्राधिकार क्या है, तो मूल क्षेत्राधिकार में आता है इनके, अगर केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद है उस मामले में, ठीक है, या फिर केंद्र और कोई राज्य साथ में, फिर उस दूसरी तरफ कोई राज्यों का एक तरफ होना या एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना, ऐसे करके कोई मामला रहे, 2 या अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद है, मामला है, तो उसमें ये मूल क्षेत्राधिकार में आएंगे, ठीक है। अपीली क्षेत्राधिकार संवैधानिक मामलों में, दीवानी मामलों में भी होता है, आपराधिक मामलों में, और विशेष अनुमति द्वारा भी अपील की जाती है, ठीक है। सलाहकार के मामले में भी हमने बताया ही आपको कि राष्ट्रपति महोदय को सलाह देते हैं ये। कौन कौन से? सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर विधिक प्रश्न उठ जाए तो उस मामले में, ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, और किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता, प्रसंविदा, इन सब में सनद मामलों पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर, मतलब 2 स्थितियों में ये राष्ट्रपति महोदय को सलाह देते हैं, ठीक है। एक तो सार्वजनिक महत्व का कोई मामला हो, और दूसरा कोई पहले से संवैधानिक संधि, समझौता, ऐसा कुछ मामला हो तो उसमें विवाद उत्पन्न होगा तो उस मामले में सलाह देने का काम है। ओके, न्यायिक समीक्षा की शक्ति तो है ही है इनके पास, ठीक है, ये भी आपको पता ही है। ओके, चलिए, ये हो गया। इसमें अभी देखिए भारत आप में, लिखवा दीजिए सर इसकी बैठक। अभी भारत में 5 नए वेटलैंड्स जो रामसर स्थल हैं घोषित किए गए हैं, ठीक है। रामसर स्थल चर्चा में रहे क्योंकि 5 नए जोड़े गए। कर्नाटक में 3 और तमिलनाडु में 2, है ना, यही मामला है, ठीक है ना भाई। जी। अब इन 5 नए जुड़ने से, इन 5 नए के जुड़ने से इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो 80। इनकी संख्या हो गई है अब 80। एक तो ये याद रखना है। या अब वेटलैंड के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने एक पहल की शुरुआत की है। वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए भारत सरकार की जो पहल है उसका नाम लिख लो। उसका नाम क्या भाई? उसका नाम है अमृत धरोहर पहल।
ठीक है। अमृत धरोहर पहल है और ये किससे संबंधित है? वेटलैंड्स के संरक्षण से संबंधित। ठीक है, ये याद रखना। ओके, अब इसमें जो वो 5 स्थल हैं उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्नाटक के। ठीक है, कर्नाटक में कितने हैं? 3। तो कर्नाटक में पहला है अंक समुद्र। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। पक्षी संरक्षण रिजर्व, ये क्या है? अब इसके बारे में देखेंगे तो ये एक मानव निर्मित सिंचाई, क्या है ये? मानव निर्मित ग्रामीण सिंचाई टैंक है। टैंक मतलब क्या होता है? इसका एरिया है 244 एकड़। क्या खासियत है? इसमें करीब 30,000 से अधिक जल पक्षी पाए जाते हैं। 30,000 से अधिक जल पक्षी पाए जाते हैं। इसमें जो प्रमुख रूप से पक्षी मिलते हैं, वो प्रमुख रूप से पक्षी कौन से पाए जाते हैं भाई? सर पेज बड़ा कीजिए। हैं? पेज बड़ा करें? लो भैया, बड़ा कर दिए भाई। बात करेंगे पक्षी की। 30,000 से अधिक पाए जाते हैं। इनमें नाम लिख लो। पेंटेड स्टार्क, पेंटेड स्टार्क एक तो ये है। इसका साइंटिफिक नाम लिखना चाहते हैं तो भी लिख लीजिए आप। मैक्टेरिया ल्यूकोसेफला, मैक्टेरिया ल्यूकोसेफला, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, पेंटेड स्टार्क और ब्लैक हेडेड आइबिस। ब्लैक हेडेड आइबिस, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थ्रेस कॉर्निस मेलानोसेफालस। अरे छोड़, कई सारी चीज़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं। पेड़ों की प्रजातियां मिलती हैं, स्तनधारी, सरीसृप, पक्षी, मछली, मेंढक। मेंढक की भी 3 प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, किसमें? अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व में सब कुछ मिलता है, सिर्फ पक्षी संरक्षण, ठीक है, बाकी मिलता सब कुछ है। ओके, दूसरा है, कर्नाटक वाले की बात कर रहे हैं अभी, उसका नाम है अघनासिनी। ठीक है, अघनासिनी एस्चुअरी। इसके बारे में क्या जानते हैं हम लोग? इसमें लिख लीजिएगा, ये अघनासिनी नदी और अरब सागर, ये दोनों जहां मिलते हैं, मतलब अघनासिनी नदी अरब सागर में मिलती होगी। ठीक है, वहीं पर ये है, जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं वहीं पर है ये आपका एस्चुअरी। ठीक है, ये याद रखना। इसका एरिया है 4801 हेक्टेयर, लंबा चौड़ा एरिया भाई। इसमें क्या क्या काम होता है? इस वाले में, अघनासिनी एस्चुअरी में, मछली पकड़ने का काम किया जाता है, खेती होती होती वहाँ पे, खाद केकड़ों का संग्रह किया जाता है, झींगा जलीय कृषि भी होती है वहाँ पे। मुहाना के चावल के खेतों में पारंपरिक मछली पालन का भी, जैसे जो मुहाने हैं ना, मतलब जहाँ नदी गिर रही है अरब सागर में, उसको मुहाना ही ना बोलते हैं। तो वहाँ पे धान की खेती भी होती है, तो धान मतलब चावल की खेती, तो वहाँ पे मछली का पालन भी उसी खेत में किया जाता है। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, ये जो मुहाने पे चावल की खेती होती है ना, उसको बोलते हैं गजनी चावल। वहाँ पे वो जो चावल की खेती, वो गजनी चावल होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। नमक का उत्पादन यहाँ किया जाता है। यहाँ पे मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, ये भी याद रखना। मैंग्रोव पाए जाते हैं यहाँ पे, इस नदी के मुहाने पर, मतलब यहीं पे पाए जाएंगे, मैंग्रोव पाए जाएंगे। और इसमें यहाँ पे ऊनी गर्दन वाले सारस मिलते हैं। लिख लो तो, ऊनी गर्दन वाले सारस। ऊनी गर्दन वाले सारस यहाँ पाए जाते हैं। और ओरिएंटल डार्टर यहाँ पे मिलते हैं।
ओरिएंटल डार्टर देख लेते हैं क्या आखिर, ठीक है। ये एक जी सर। बगुला प्रजाति जैसा दिख रहा है, थोड़ा सा रंग बिरंगा है ना। हम सबके यहाँ जो बगुला होता है वो कैसे होता है, सफेद सफेद। ये थोड़ा सा इसका गर्दन वर्दन देख रहे हैं, लाल लाल गर्दन इसके। इसके पंखों पे देख रहे हैं सफेद धारियां दिख रही होंगी आपको, ये कालापन भी इसके इसी पे है। पूंछ इसकी देख रहे हैं लंबी पूंछ है, और इसकी जो चोंच है लंबी है, पतली है ना। और इसके इस पे मुंह, क्या बोलते हैं, सर, सर के ऊपर कलगी जैसा भी कुछ दिख रहा है क्या, ये सफेद सफेद, ये लग नहीं रहा है, ठीक है। और मछली पकड़ने वाला ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बस बाकी अगर इसकी मोटी मोटी विशेषता भी पता होगी तो बढ़िया। और भी कोई प्रजाति यहाँ पे देखने को मिलेगी, यूरेशियन आयस टर्क कैचर। यूरेशियन आयस्टर कैचर, आयस्टर कैचर, इसको भी देखना है क्या। ये सब के सब क्या है भाई, जल पक्षी हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ये सब के सब जल पक्षी हैं। ओके, ये आपको पता हो गया। अब कर्नाटक में जो तीसरा है उसका क्या नाम था, मगधी केरे, मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, है ना। ये भी कहाँ है, अपने कर्नाटक में ही है। ये 50 हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ, 50 हेक्टेयर क्षेत्र पर फैला हुआ है। ये भैया मानव निर्मित है, ये भी याद रखना, मानव निर्मित है ये। ठीक है, मानव निर्मित है, ये याद रखना। और इसके बारे में क्या देखा जाए, ये वर्षा जल को संग्रहित करके क्या किया जाता है, सिंचाई करने के लिए बनाया गया था। वर्षा के जल को सिंचाई करने के लिए, वर्षा जल को संग्रहित करके सिंचाई करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। वही जैसे ध्यान रखना, ओके। ओ ये याद रखना है आपको। और इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें प्रवासी पक्षी आते हैं, प्रवासी पक्षी आते हैं इसमें। कुछ के नाम आपको लिख लेना चाहिए। एक है कॉमन पोचार्ड, कॉमन पोचार्ड पक्षी की प्रजाति है, ठीक है। रिवर टर्न, ठीक है। वही ओरिएंटल डार्टर, यहां भी मिलेगा ओरिएंटल डार्टर। ब्लैक हेडेड आइबिस, ब्लैक हेडेड आइबिस, ठीक है। ब्लैक हेडेड आइबिस भी यहीं भी देखने को मिलेगा। वूली नेक्ड स्टार्क, वूली नेक्ड स्टार्क, है ना, ठीक है। ये भी यहाँ देखने को मिलेगा। और एक चित्रित सारस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पक्षी की प्रजातियां हैं, ये सब यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है। तमिलनाडु में जो पाए जा रहे हैं, तमिलनाडु में कितने खोजे गए, 3, सॉरी 2। एक तो है करावेट्टी, करावेट्टी पक्षी अभयारण्य, इसके बारे में देखो, ये 453, लगभग 454 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और इसके पानी का उपयोग ग्रामीण लोग जो करते, गांव में जो रहने वाले लोग थे, वो खेती मतलब फसल की सिंचाई के लिए करते थे, ठीक है। इसके पानी का, अच्छा एक चीज और आप लोगों ने देखा होगा, अभी तक हमने जितने भी इस 5 की बात कर रहे हैं, चौथा पढ़ रहे हैं ना अभी तक हमने इन सब में जितने के बारे में पढ़ लिया है, वो सब कहीं ना कहीं सिंचाई के लिए बनाए गए तालाब जैसी स्थिति में रहे, है ना। सबके बारे में यही देखा गया ना अभी तक। यस सर। एक अघनाशिनी एस्चुअरी का नाम छोड़ दिया जाए, क्योंकि एस्चुअरी है तो ये मानव निर्मित नहीं हो सकती है, ये नदी द्वारा ही निर्मित है, वो भी अरब सागर में बन रही है। तो यहाँ पे खेती, यहाँ भी खेती होती हो रही है ना। लेकिन बाकी सब देखेंगे ना, सिंचाई के साधन के लिए के रूप में उपयोगी रहे हैं ये सब। और मानव निर्मित मगधी भी रहा है, मानव निर्मित करावेटी भी रहा है, क्योंकि सर इसके पानी का उपयोग सिंचाई करावेटी, के लिए किया जाता है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। और इसमें जो
पक्षी वक्षी पाए जाते हैं ना, उनके नाम चाहो तो लिख लो। इसमें पाए जाते हैं वॉर हेडेड गूज, वार हेडेड गूज यहाँ मिलता है, ठीक है। पिन टेल्ड डक मिलता है, पिन टेल्ड डक यहाँ पे देखने को मिलता है। यूरेशियन विजन देखने को मिलेगा आपको, यूरेशियन विजन देखने को मिलेगा, ठीक है। कॉमन टील मिलेगा देखने को, कॉमन टील देखने को मिल जाएगा। और इसमें मिल जाएगा आपको नॉर्दर्न सोवेलर, नॉर्दर्न सोवेलर, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा यहाँ का कौन सा है, उसका नाम है लॉन्ग वुड, है ना, लॉन्ग वुड सोला रिजर्व, ये दूसरा है तमिलनाडु में। ये एक उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है, पहली बात तो याद रखना। ये क्या है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है, ठीक है। एक तो ये पता रहना चाहिए हमको। अब ये 16 है ना, तो दक्षिण भारत में ना 16 वन पाए जाते हैं। 16 वन मतलब ये, तो 16 वन कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा दक्षिण भारत में, तो मिलेगा भैया नीलगिरी, नीलगिरी, अन्नामलाई, अन्नामलाई, पलानी हिल्स या पलानी पहाड़ी, या पालनी भी नाम आ जाएगा इसका, कालाकाडू, यहां पर पाए जाते हैं दक्षिण भारत में 16 वन, जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, जी सर। इस रिजर्व में आपको देखने को मिलेगा नीलगिरी ब्लू रॉबिन, नीलगिरी ब्लू रॉबिन देखने को मिल जाएगा। देखना चाहेंगे इसको, ब्लू रॉबिन को। और दूसरा है जी सर। ब्लैक चिंड नीलगिरी लाफिंग थ्रस, ये दो चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये दोनों हुई क्या है, तो नीलगिरी ब्लू रॉबिन की बात हो या फिर ब्लैक चिंड नीलगिरी लाफिंग थ्रस की बात हो, ये दोनों क्या है, चिड़िया जैसी चिड़िया ही है, ठीक है। ओके, ये तो ये हो गए अपने पांचों नए रामसर स्थल हो गए हैं। रामसर साइट्स के बारे में बात करें तो रामसर साइट्स क्या होते हैं, एक आर्द्र भूमि स्थल होते हैं, आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को द्वारा ईरान में क्या, ईरान के एक शहर है, जगह है, नाम है उसका रामसर। वहां पे फरवरी के महीना में 1971 में बैठक हुई थी। किस लिए बैठक हुई, पर्यावरण संधि को लेकर बैठक हुई थी, और बैठक हुई थी आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने से संबंधित मामलों को लेकर, ठीक है ना, ध्यान रखना। यहाँ पे इसके संरक्षण संसाधन के सतत उपयोग के संबंध में राष्ट्रीय कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करता है, जो बैठक हुई थी। रामसर स्थल में शामिल होने के लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए रामसर कन्वेंशन द्वारा कम से कम 9 मानदंड पूरे होने चाहिए। ओके, 9 मानदंड उसके कौन कौन से हैं, ये थोड़ा ध्यान में रखना। वो 9 में से 9 मानदंड जो हैं रामसर ने खुद डिसाइड किया, भैया ये 9 मानदंड जो पूरा करेगा वो रामसर स्थल में शामिल होगा। तो कौन कौन से हैं, तो एक तो है कमजोर, लुप्त प्राय, गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियां, या खतरे वाले पारिस्थितिक समुदायों का समर्थन, मतलब ऐसे कुछ, ठीक है। भारत कब शामिल हुआ रामसर कन्वेंशन में, 1 फरवरी 1982, 1982 में भारत इसमें शामिल हुआ, हस्ताक्षरकर्ता भारत बना है 1982 में, ठीक है। लेकिन भारत में सबसे पहले रामसर स्थल जो घोषित हुई है वो समय था 1986 का। 2 जगह हैं, नाम है एक तो चिल्का झील, दूसरा है भरतपुर का केवला देव, ठीक है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। अब बात करें विश्व आर्द्र भूमि दिवस की, 2 फरवरी, इस बार इसका थीम भी है। मनाया जाता है, और
और 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन लागू हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में पहली बार राम सॉरी पहली बार विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया था? तो समय याद दो रखना, 1997 में, 1997 में पहली बार विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था। ओके, और 2024 में जो मनाया जा रहा है, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। ठीक है। इतनी सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई। ओके, जी सर। जी सर। तो ध्यान रखना भैया। सबसे बड़ा अच्छा ठीक है, हिमाचल। देखो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा रामसर स्थल हमारे यहाँ भारत में, सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरबन डेल्टा। सबसे जी। छोटा रेणुका रेणुका हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल। लेकिन क्षेत्रफल के मामले में किसी राज्य में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के मामले में जो रामसर स्थल देखने को मिलेंगे, वो अभी भी गुजरात ही बना हुआ है पहले नंबर पे। ठीक है, ये बात क्लियर रखना। किसी एक रामसर स्थल की बात होगी जो सबसे बड़ा होगा, वो अपना क्या है, सुंदरबन है। और किसी राज्य में सबसे बड़े क्षेत्रफल की बात होगी रामसर स्थल की, तो वो गुजरात ही आएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा रामसर स्थल आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे, जिनकी संख्या 16 है, और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे, जिनकी संख्या 10 है। ओके, बिहार में कितने हैं? बिहार में कांवर झील, बेगूसराय एक है ना, अभी रामसर स्थल में शामिल है। ओके, तो ये कुछ फैक्ट है, उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, कल यहां तक हो गया था हम सबका लॉन्गवुड सोलर रिजर्व, जो कि एक उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी है। नीलगिरी, अन्नामलाई, पलानी और कलाकाडू में देखने को मिलता है। नीलगिरी ब्लू रॉबिन और ब्लैक चिंड नीलगिरी लाफिंग थ्रस के लिए प्रसिद्ध है, वगैरह वगैरह। और इन सबको शामिल करते हुए भारत में इस समय 80 रामसर स्थल हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें हमने देख रखी थी। आज हम एक देखेंगे रीसस बंदर के बारे में। क्या है ये रीसस बंदर भाई? रीसस बंदर का क्लोन तैयार हुआ है। ठीक है, रीसस बंदर का क्लोन तैयार किया गया है। इसके बारे में बात करी जाए तो ये चीन की बात है। ठीक है ना, ऐसा काम चीन द्वारा किया गया है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, इसने जो नाम रखा है उसका नाम है रेट्रो। ठीक है, रेट्रो इसका नाम है, ये याद रखना है। और ये जो शोध था ना, ये प्रकाशित हुआ था नेचर कम्युनिकेशंस में, एक पत्रिका है ये, नेचर कम्युनिकेशंस में ये न्यूज प्रकाशित हुई थी। हो सकता है ऐसा भी पूछा जा सकता है, चीन की पत्रिका, शोध पत्रिका नेचर कम्युनिकेशंस चर्चा में रही है। तो चर्चा में क्यों रही? रीसस बंदर का क्लोन जो चीन का दावा है उसको प्रकाशित करने का काम किया था। ठीक है, ओके। रीसस बंदर के क्लोन को तैयार करने के लिए जो डॉली के लिए बनाए गए क्लोन को तैयार करना था, उसमें बदलाव किया गया। ठीक है, ध्यान रखना। अब डॉली एक भेड़ था इसमें। हाँ, अब यहाँ पे बात डॉली की हो रही है, तो डॉली के बारे में हमको एक चीज ये याद रखना है कि डॉली का क्लोन कब तैयार हुआ। ठीक है, डॉली का क्लोन कब तैयार किया गया? तो डॉली का क्लोन तैयार हुआ है 1996 में, ध्यान रखना है। और कौन सी तकनीक से? तकनीक का नाम है सोमैटिक। ठीक है, सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। ठीक है, ये इसके डाल डाल के बारे में ध्यान रखना, ये आपको पता रहना चाहिए। सर ओके, डाली भेड़ है, हाँ किसे प्रजाति है? डॉली डॉली भेड़ है। ये तो आपको पता हो गया। अब इसमें एक शब्द का यूज हुआ है, और वो शब्द है ट्रोफोब्लास्ट। इसी में
ट्रोफोब्लास्ट कोशिका एक शब्द है, इसका क्या मतलब है? ये भ्रूण के विकास के लिए पोषक तत्व सप्लाई करती है। ठीक है, ट्रिलेयर का बना है। हाँ, तो ये भ्रूण के विकास के लिए, ये थोड़ा याद रखना, पूछने लायक सवाल है। पोषक तत्व सप्लाई करती है, पहली चीज तो ये ध्यान रखना है। और दूसरा क्या बताई थी आप? ये भ्रूण को ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व प्रदान करती हैं। ये भ्रूण को क्या करेगा? ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व, ठीक है, जो जरूरी तत्व होंगे उनको प्रदान करेगा, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट नाम है इसका, याद रखने से। अब क्लोनिंग क्या होती है? क्लोन के बारे में पता होना चाहिए अपने समान संतति पैदा करना। अपने समान संतति पैदा करना, ये तो आनुवंशिकता से महत्वपूर्ण जो बात है वो ये कि यह एक ऐसी जैविक रचना होती है जिसमें केवल माता या फिर पिता से एसेक्सुअल अलैंगिक, रिप्रोडक्शन होता है इसमें। अलैंगिक विधि द्वारा जन्म कराया जाता है, ठीक है। मतलब माता या फिर पिता, ठीक है, ये बात याद रखना। किसी से भी रहेगा, ठीक है, वो चाहे माता हो जाए चाहे पिता हो जाए, और कैसा रहेगा? अलैंगिक विधि द्वारा, ठीक है। एक चीज ये हो गया। अब जो क्लोन होता है ना, जिसके जिससे भी उत्पन्न किया गया, तो माता से किया गया या फिर पिता से किया जाएगा, तो वो उसके समरूप दिखेगा। अगर माता के द्वारा उत्पन्न हुआ है तो अपनी माँ के समान दिखेगा, पिता के द्वारा उत्पन्न किया गया तो पिता के समान दिखेगा। मतलब क्या है? मतलब है ये जो क्लोन होगा वो शारीरिक और आनुवंशिक रूप से क्या होगा? पूर्णतः समरूप रहेगा, ठीक है। वो माता पिता जिससे भी उत्पन्न किया गया रहेगा, ये ओके। मतलब सर किसी, ये पिता से भी मतलब उत्पन्न हाँ बिल्कुल, किया जा सकता है इससे। हाँ। और एक चीज और याद रखना, जो क्लोनिंग है ना, वो जीव के प्रतिरूप को तैयार करने का तरीका है, ठीक है। प्रतिरूप को तैयार करने का तरीका है ये, करने का तरीका है, ये भी याद रखना भाई। क्लोनिंग की तकनीक के बारे में बात करें तो दो तकनीकें हैं। कौन कौन सी है? एक है आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्रेनिंग। तकनीक कौन कौन सी है, लिख लो। एम्ब्रियो, ठीक है, ट्रेनिंग। और दूसरी कौन सी भाई? सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, जो यूज किया गया था डॉली के लिए, है ना? यही हुआ था डॉली के लिए, यही वाला तरीका यूज किया गया। तो ये दो तकनीकों से क्या किया जाता है भैया? क्लोनिंग तैयार की जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब दोनों में अंतर क्या है फिर, ये भी पता होना चाहिए, दोनों के बारे में भी पता होना एक चाहिए। नेचुरल है और एक आर्टिफिशियल है। सर उसमें थोड़ा सा छूट गया है, तो नीचे कीजिए थोड़ा सा। अब होती क्या है? आर्टिफिशियल एम्ब्रियो एम्ब्रियो ट्यूनिंग क्या होती है, ठीक है। देखो ये जो है ना, ये प्राकृतिक प्रक्रिया का अनुसरण होता है इसमें, ठीक है। प्राकृतिक प्रक्रिया का अनुसरण होता है, मतलब क्या है? मतलब ये है
कि जैसे देखो, इस वाले में माता के गर्भ का यूज नहीं किया होगा, ये बात याद रखना, बल्कि इसमें एक पेट्री डिश का प्रयोग किया जाता है। पेट्री डिश का प्रयोग, और किसकी जगह पे? माँ के गर्भ की जगह पे। ठीक है, माँ के गर्भ की जगह पर पेट्री डिश का प्रयोग किया जाता है। ओके, इसमें क्या करते हैं, इसमें स्पर्म और अंडाणु के मिलने से जो भ्रूण कोशिकाएं होती हैं उनको आरंभिक चरण में ही अलग कर लिया जाता है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ समय के लिए उन भ्रूण कोशिकाओं को पेट्री डिश जो शब्द बोले थे उसमें विकसित होने के बाद फिर मां के गर्भ में धारण करा दिया जाता है। ओके, मतलब स्पर्म और अंडाणु मिलने नहीं पाते हैं, है ना, उससे पहले ही वो अलग भी कर दिए जाते हैं। पेट्री डिश में ले जाके उनको विकसित कराया जाता है, कुछ समय के बाद उनको फिर ले जाके माँ के गर्भ में धारण करा दिया जाता है। ठीक है, सर ये तो आईवीएफ की सर तरह ये है। तो जी सर, ये मतलब मनुष्य की आईवीएफ तरह में है। भी तो ऐसे ही होता है सर, बाहर में सब कुछ होता है फिर जाके ठीक है, अरे ये हो गया। और सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट क्या है? सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट क्या है? ट्रांसप्लांट नहीं, ट्रांसफर है ना। ये क्या है? ये अभी नई वाली तकनीक है, कोई आधुनिक तकनीक है ये। ठीक है, इसमें क्या जाता है, किसी जीव का क्लोन तैयार किया जाता है इस प्रक्रिया के माध्यम से। ठीक है, और इसमें कायिक कोशिका का किसी जीव से निष्कासन करके उसके केंद्रक को निकाल दिया जाता है। किसका यूज किया जाता है क्लोनिंग करने के लिए? सोमैटिक सेल का। ठीक है, मतलब कायिक कोशिका का या सोमैटिक सेल का। ठीक है ना, कोशिका का प्रयोग होता है इसमें। मतलब क्या करते हैं, इसको निकाल दिया जाता है और फिर नहीं, किसी जीव से कायिक कोशिका को निकालकर उसके केंद्र को क्या किया जाता है, केंद्र को निकाला जाता है। ठीक है, फिर इसमें वही सब प्रक्रिया चलेगी। निषेचित अंडे की तरह व्यवहार प्रदर्शित करने वाले हम लगते हैं जो अंडाणु होगा इसमें। ठीक है, केंद्रक के साथ मिलकर फिर निषेचन क्रिया शुरू होने करने के लिए विद्युत तरंगें उसमें प्रवाहित की जाएंगी, और विद्युत तरंगें प्रवाहित की जाएंगी, ध्यान रखना है। इसमें इस विद्युत तरंगों के प्रवाहित होने से क्या होगा, इनमें विभाजन की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। ठीक है, और पूरी तरह से जो विकसित अंडाणु है वो मादा के गर्भ में आरोपित कराकर समरूप क्लोन प्राप्त किया जाता है फिर। ओके, सर लिखवा दीजिए इसे। लिखिएगा, क्लोनिंग के लाभ में पौधों की वृद्धि, रोग निरोधक और रसायन प्रतिरोधी, रसायन प्रतिरोधी सॉरी रसायन प्रतिरोधी क्षमता को उपयुक्तता प्रदान की जाती है। क्षमता को उपयुक्तता प्रदान की जा सकती है। ठीक है, पहली चीज तो दूसरा लाभ क्या है भाई, ये देखो, ये हमेशा काम करेगा आपके लिए। दूसरा क्या है, विभिन्न जलवायु, विभिन्न जलवायु और प्रतिकूल कृषि मौसम दशाओं में उत्पादकता प्रदान करने वाली ठीक है, ओके, उत्पादकता प्रदान करने वाली पादप प्रजाति का विकास संभव होगा। पादप प्रजाति का विकास
संभव होगा। ठीक है, अब इसमें जैसे मरुस्थल क्षेत्र में जल्दी बढ़ने वाले पादप की किस्म का विकास कर दिया जाए तकनीकी माध्यम से। ठीक है, जैसे आजकल एक नोरिन 10 गेहूं का नाम सुना आप लोगों ने? नोरिन 10 गेहूं का नाम सुना है आप में से किसी ने? नहीं सर। नो सर। वो असिंचित क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है आसानी से। ठीक है, जहां पे पानी की कमी वमी हो ना, वहां पे उगाया जा सकता है उसे। ओके, मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है। ऐसे एक धान की भी किस्म है, अभी हमें ध्यान नहीं आ रहा उसके बारे में, वो भी बता देंगे। इसके अलावा और क्या फायदा, इसका लाभ है? वन वृक्षों, राष्ट्रीय महत्व के जो वन वृक्ष होते हैं ना, के विकास के लिए जरूरी है। ठीक है, विकास में प्रभावी भूमिका निभा सकता है राष्ट्रीय महत्व के, ये भी याद रखिएगा। जानवरों की अच्छी नस्ल तैयार कर सकते हैं, जानवरों की अच्छी नस्ल तैयार कर सकते हैं, है ना, ध्यान रखना। प्लास्टिक सर्जरी में भी आसानी होगी इसकी मदद से, इसकी मदद से प्लास्टिक सर्जरी में भी आसानी होगी। ओके, मान लीजिए कोई जीव है जो विलुप्त होने की कगार पे है, विलुप्त प्राय प्रजाति को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है ना? तैयार करके। बचाया जा सकता है, कितनी अच्छी बात है नहीं? और एक आध पॉइंट मान लीजिए, ये लिख सकते हैं। जी। ठीक है, इच्छानुसार या इच्छुक व्यक्ति की जैविक संरचना, एक इच्छुक व्यक्ति के समान लिखना है, इच्छुक व्यक्ति के समान जैविक प्रतिरूप ना तैयार करना संभव हो जाएगा, सबके बात का मान रहेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए दुर्घटनावश किसी व्यक्ति का कोई अंग गायब हो गया हो, तभी है इसको ना? ठीक किया जा सकता है इसमें। हाँ, दुर्घटनावश क्षत विक्षत अंगों को भी क्या किया जा सकता है? स्वस्थ किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता, नहीं ऐसा बोल सकते हैं, है ना? ठीक है, ये तो लाभ है, लेकिन हानि क्या क्या है इसकी? वो हानि भी है कुछ क्या इसकी? इसमें देखो एक चीज और लिख लो, अंग प्रत्यारोपण सहज होगा, अंग प्रत्यारोपण सहज हो जाएगा, और जो घातक बीमारियां होती हैं ना, उनके इलाज में मदद भी मिलेगी। घातक बीमारी समझ रहे हैं ना, कैंसर वैंसर टाइप का, जी। तो उन जी। सब में मदद मिलेगी। मदद मिलेगी। ठीक है, हानि क्या है इससे? जनसंख्या विस्फोट होगा। जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा सीधे, हैं? पहचानने में दिक्कत होगा। जैसे, ठीक है, तो लिख सकते हैं मानव जनसंख्या में विविधता का ह्रास, कल्लू कालू करिया करीवा कालीचरण गोरेलाल, है ना, नाटे, ऐसे नाम है ये सब भाई, सबसे बढ़िया है नाम, ज्यादा समस्या ही नहीं होती है है ना, से नाम है।
है ना? खाना खाते समय पैदा हुई है तो खब्बू, पूजा टाइम पे पैदा हुए तो पुजारी, शाम के टाइम में पैदा पैदा हुई लड़की तो संध्या, संध्या नाम ऐसे होता है। और सुबह में कोई पैदा हुई तो भोरे भोरे में तो जन्म हो गया ऊपर भर। तो उनका नाम सूरज, है ना? ऐसे नाम रखा जाएगा, पूजा, सूरज, ऐसे। है ना? अब भूरा भी नाम है, हाँ भूरा तो नाम है ही है एक। चलिए, तो मानव जनसंख्या में विविधता का ह्रास होगा। सब एक तरफ से घुघराले बाल वाला ही मिलेगा, सब एक तरफ से लंबा मिलेगा, सब एक तरफ से गोरा मिलेगा। अरे काला को पसंद नहीं करेगा ना भाई, फिर हम जैसे लोग फिर तो लोग जाएंगे कहाँ फिर? है ना? तो हम लोग तो पीछे वाली लाइन में खड़े रहेंगे बेचारे, बेचारे ही बन के खड़े रहेंगे, और क्या? सब गोरा गोरा रहेगा तो हम लोग क्या क्या करेंगे उसमें? मान लो कोई गलती से बोल ही दिया है करीबा चल बाहर पीछे, तो फिर हमारी भी बेइज्जती है ना फिर तो। हाँ। चलो, एक तो ये, दूसरा क्या, दूसरी क्या दिक्कत होगी? आज की जो संरचना है ना, सामाजिक संरचना है, कहीं ना कहीं सामाजिक संरचना नष्ट होती नजर आएगी, सामाजिक संरचना भी नष्ट होगी। शादी विवाह, जो जानते हैं ना, परिवार, ये सब तो मैटर है। अरे जब मम्मी पापा अलग रह के बच्चों को जन्म दे सकते हैं तो शादी करने की क्या जरूरत? नहीं, ये भी एक समस्या हो सकती है। जनसंख्या का जो आपस में संबंध है वो भी बिखर सकता है, ये ध्यान रखना। शादी विवाह परिवार पारिवारिक संबंध जो होते हैं ये सब नष्ट कर सकता है। फिर व्यक्ति की पहचान कठिन हो सकती है, व्यक्ति की पहचान करना कठिन। बात समझे? ठीक है, तो फलाने का लड़का फलाने कैसे हुआ, है ना? बात समझे? दूसरी चीज, अपराध को भी बढ़ावा मिलेगा, अपराध को बढ़ावा मिलेगा। ये कैसे होगा? ये बढ़ावा कैसे मिलेगा इसे? देखो, जिसके माध्यम से क्लोन तैयार किया जाता है उसका उत्पीड़न भी हो सकता है, सॉरी उत्पीड़न भी होता है। मान लीजिए ये क्लोनिंग तकनीक असफल हो गई, क्लोनिंग तकनीक असफल हो गई तो उत्पीड़न ही संभव है। जितनी परेशानी झेलनी थी वो झेल लिए, फिर से तैयार करना, फिर से वही काम वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी उनको। ओके, तो ये कुछ जी सर। समस्याएं उत्पन्न होंगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी भाई। अब भारत की भी स्थिति की बात कर लें, इतना सब राम चर्चा हो ही गया है तो भारत की स्थिति जरूरी है जानना। भारत के बारे में बात कर लें थोड़ा सा। भारत में 2009 की बात है, सबसे पहले करनाल के वैज्ञानिकों ने भैंस का पहला क्लोन तैयार किया, है ना? करनाल में क्या है? करनाल में है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। लिख लो नेशनल, ये पूछा जा सकता है प्री में, नेशनल डेयरी स्पेलिंग गड़बड़ हो रही थी ना, रिसर्च डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल में भैंस का पहला क्लोन तैयार किया गया। भैंस का पहला क्लोन नहीं, पहला क्लोन ही भैंस के रूप में तैयार किया गया था। उसका नाम क्या रखा गया था? समरूपा गरिमा। समरूपा और गरिमा। तो समरूपा और गरिमा का हुआ था भाई। फिर 2009 की बात है ये तो। फिर 2013 में भी कराया गया एक काम, 2013 में फिर से भैंस का हुआ और इसमें क्लोन भैंस थी गरिमा, गरिमा सेकंड नाम है। गरिमा ने महिमा को जन्म दिया। हाँ, ये क्लोन भैंस है, इन्होंने जन्म दिया था किसको? महिमा को, है ना? चलिए, तो आज का ये जो नए वाले का पहला टॉपिक होगा, वो पहला टॉपिक है थान थाई
पेरियार वन्य जीव अभयारण्य चर्चा में रहा है तो कोई कारण रहा होगा, सॉरी, ठीक है। थानथाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य, ये क्या है भाई? ये आज का नया टॉपिक है, ठीक है, इस चैप्टर का, और इसको बीच में नहीं रहती है। चलिए, ये क्या है भाई, कहां पर है ये? केरल। ये आपका पड़ेगा, जगह का नाम है बरगुर, बरगुर पहाड़ी, बरगुर पहाड़ी है, राज्य का नाम है तमिलनाडु, और जिला है इरोड। मतलब इरोड जिले के बरगुर पहाड़ी पर थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को तमिलनाडु सरकार ने अपना 18वां अभयारण्य के रूप में घोषित किया है, इसलिए ये चर्चा में रहा, ठीक है। इसकी बात करें तो इसके स्थापना की घोषणा 2023 के राज्य बजट में ही कर दी गई थी। बजट की इसकी स्थापना की घोषणा कब हुई थी? 2023 के राज्य बजट में ही की गई थी, ठीक है, ध्यान रखना है। और इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल आप नोट कर सकते हैं, 801 वर्ग किलोमीटर के आरक्षित वन क्षेत्र में फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, ओके, ये ध्यान रखना है। इसको बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसको बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए भाई, बरगुर पहाड़ी पर स्थापित है, तो मतलब यह है कि बरगुर पहाड़ी पर जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं, लिखते चलो, बरगुर पहाड़ी पर स्थित प्राकृतिक संसाधनों को भविष्य के लिए संरक्षित करने के उद्देश्य से, ठीक है। वैसे उद्देश्य सिर्फ एक नहीं है, आप एक काम कर सकते हैं, ऐसे आप उद्देश्य हेडिंग डाल सकते हैं, फिर आप लिखते रहें। सर फिर से बोल दीजिए। लिखिए, पहला, इसमें क्षेत्र कौन कौन से शामिल है तो वो भी लिख लो। उत्तरी बरगुर, इसके अंतर्गत उत्तरी बरगुर आता है, इसमें दक्षिणी बरगुर भी आता है, ठीक है। थमराई कराई आता है, थमराई कराई इसका एक क्षेत्र है। एन्ना मंगलम भी आता इसी में, और इसके साथ साथ शामिल है नागलूर भी इसी में शामिल है। ये सारे के सारे आरक्षित वन हैं जो इस थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य में शामिल हैं, ठीक है ना, ओके। चलिए आगे बात करेंगे, इसमें क्या क्या है। देखिए, पहली बात तो इसमें, इस अभयारण्य में आपको देखना चाहिए, एक तो आपका आएगा, दिख नहीं रहा है अभी लिखे कहाँ, कुछ लिखेगा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और दक्षिण कावेरी वन्यजीव अभयारण्य, दक्षिणी कावेरी वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। इन दोनों के बीच में बाघ और हाथी के लिए, याद रखना है, नीलगिरी कहाँ है भाई आपका? पश्चिमी घाट, ठीक है, और दक्षिण कावेरी वन्यजीव कहाँ है? पूर्वी घाट। इन दोनों के बीच में हमारा पड़ेगा थानथाई। कैसा है? एक गलियारा के रूप में स्थापित है। किसके लिए गलियारा स्थापित किया गया है? लिख लीजिएगा, बाघ और हाथियों के लिए संरक्षित गलियारे के रूप में काम करेगा। यहां पर नदी कौन सी बहती है? प्रवाहित नदी का क्या नाम है? तो नाम लिख लो, पलार नदी प्रवाहित होती है। पलार किसकी सहायक है? तो वो भी लिख लेना, कावेरी की सहायक है ये, है ना। तो हो सकता है आपसे ये भी पूछ लिया जाए, निम्न में से कावेरी की सहायक नदी कौन सी है? एक पलार को भी दे दिया जाए, बाकी 3 नाम ऐसे उठपटांग दे दिए जाएंगे, है ना। हो सकता है चारों उठपटांग टाइप के दे दिए जाए, पलार भी उसी में शामिल रहे।
तो पलार आपकी सही है, सहायक नदी है, ठीक है, कावेरी की। ये बात भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जी सर। इस अभयारण्य की एक और विशेषता है, इस अभयारण्य की विशेषता यह है कि एक तरफ है सत्यमंगलम, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व इसको बोलेंगे STR। दूसरी तरफ है माले महादेवस्वरा, माले महादेश्वरा देश्वरा हिल्स वन्य जीव अभयारण्य, इन दोनों को जोड़ता भी है, ठीक है। साथ में एक चीज और, सॉरी, कावेरी वन्यजीव अभयारण्य को जोड़ता है, ठीक है, ये भी लिख लेना आप इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है। और याद रखना है स्टेटमेंट तो लिख लेना। एक है कोल्लेगल जंगल, कोल्लेगल जंगल, ये कहां पे है, ये है कर्नाटका में आपके। और नीलगिरी, नीलगिरी तो जानते ही हो कहां है, इन दोनों के बीच में भी पड़ता है, इन दोनों को भी जोड़ रहा है, इन दोनों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहां पे एक जानवर पाया जाता है, भारतीय गौर, भारतीय गौर यहां पर पाया जाता है, ओके, भारतीय गौर यहां पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न एक बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, और वो प्रश्न ऐसा बन सकता है कि निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें, या फिर थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य के बारे में निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें। हाल में चर्चा में रहने का प्रमुख कारण था तमिलनाडु सरकार द्वारा 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित करना, बात सही है। दूसरा, यस सर। दूसरा स्टेटमेंट, यह बरगुर पहाड़ी पर स्थित है, दूसरा स्टेटमेंट हो गया। तीसरा स्टेटमेंट बन जाए आपके लिए कि इसको बनाने का प्रमुख उद्देश्य बरगुर पहाड़ी के प्राकृतिक संसाधनों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना है। चौथा भी स्टेटमेंट बन सकता है, यह कोल्लेगल जंगल और नीलगिरी से जुड़ा हुआ है। एक पांचवा स्टेटमेंट भी बन सकता है, यहां से कावेरी की सहायक नदी पलार बहती है। मतलब ऐसे कई सारे स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, आप उसको याद रखें, तरीका आपको पता होना चाहिए, कितने सारे तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। हो सकता है ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और दक्षिण कावेरी वन्यजीव अभयारण्य है, यहाँ पे गलियारा जो स्थापित गलियारा के रूप में काम करेगा बाघ और हाथी के लिए, वहां पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के का नाम दे दिया जाए इन दोनों की जगह पे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इन दोनों के बीच में गलियारे के रूप में स्थापित किया गया है। बात समझे, संरक्षित है और संरक्षित गलियारे के रूप में है, ठीक है। चलिए, यहां तो कोई दिक्कत किसी को? और भारतीय गौर क्या है? भारतीय गौर दिखा दे, वो है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। अगला टॉपिक है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये क्या है भाई, क्यों चर्चा में रहा है? अभी क्या हुआ, हाल में इसको बंद करने का ऐलान किया गया, बंद करने का ऐलान किया गया था, इसलिए चर्चा में रहा। सर ये लिखवाए हैं? लिखवा रहे हैं, लिखो ना, बंद करने का ऐलान किया गया था इसलिए चर्चा में रहा है। कब से कब तक बंद रहने का ऐलान भाई? 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक बंद रहने का ऐलान किया गया है। क्यों किया गया है? इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि बंद करने का ऐलान किया गया है इसलिए चर्चा में रहा, इंपॉर्टेंट तो ये है कि यहां पर नीलगिरी तहर के प्रजनन की बात हो रही है। नीलगिरी तहर के प्रजनन काल को देखते हुए 1 फरवरी से 31 मार्च के बीच में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को बंद करने का ऐलान किया गया है, ठीक है, इसलिए चर्चा में रहा है। एराविकुलम अपना कहां पे है? इडुक्की जिला, इडुक्की जिला, इडुक्की जिला मतलब केरला, ओके, केरला में है, याद रखना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कहां पे है? तो अनामुडी, अनामुडी नाम सुना होगा आपने,
चीज अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे छोटी चोटी है ना क्या? बड़ी है, दक्षिण भारत की सबसे नीचे, सबसे बड़ी है। अच्छा ठीक, तो सबसे ऊंची है दक्षिण भारत की, तब सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी? नीलघाट 2695 मीटर ऊंची है भाई, ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी नीलगिरी तहर को संरक्षित करने के लिए। नीलगिरी तहर को संरक्षित करने के लिए स्थापना की गई थी इसकी, संरक्षित करने के लिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है। अब देखिए 1975 में स्थापित हुआ, 1975 में स्थापित हुआ है किसके रूप में? वन्य जीव अभयारण्य के रूप में, ध्यान रखना। फिर 1978 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। मतलब ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि स्थापित हुआ वन्यजीव अभयारण्य के रूप में 75 में, 78 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना इसमें। यहां पर एक फूल पाया जाता है, वो फूल 12 साल में एक बार फुलाता है, उसमें एक बार फूल आता है पूरे 12 साल में। कौन सा फूल है वो? नीलकुंजरी। नील कुरिंजी। 12 साल में इसमें फूल आता है। ठीक है, याद रखना इसको, ये पूछा गया है एक बार, पेपर में आया हुआ है। वनस्पतियों की बात करें तो इसमें कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है भाई? इसमें पाए जाते हैं 16 वन। इस उद्यान में 16 वन मिलते हैं। घास के मैदान मिलते हैं, यहाँ पे आपको घास के मैदान भी देखने को मिलेंगे। आपसे कभी कभार ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता, मान लीजिए यूपीएससी देने जा रहा है तो बीपीएससी भी उसी तर्ज पर है, तो हो सकता है आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि आप एराविकुलम गए हैं, गए तो नहीं, हमको भी पता, हम बिहार में बैठे हैं, पटना में हैं। मान लीजिए आयोग की तरफ से प्रश्न पूछ लिया गया कि आप एराविकुलम घूमने गए हैं, तो आप इनमें से क्या क्या देखेंगे? बात समझ रहे हैं ना? या इसमें कौन कौन से वनों को आप देखेंगे? तो आप पढ़े रहेंगे, तब बता देंगे ये वाला भी देखेंगे, ये वाला भी देखेंगे। बात समझे? उसके हिसाब से समझ के रखो। ये जो इतने सारे वन, 16 वन, घास का मैदान, अभी हम लिखवाएंगे आपको एक्टिनोडाफेन बार्डिलोनी, माइक्रोटॉपिस, रामफ्लोरा, स्ट्रोबलेंथस, ऐसा देश भर का नाम बता देंगे हम अभी। आपके ऑप्शन में भी आ गया। फिर क्या होगा? और दे दिया एक नाम है, ये माइक्रोट्रोपिस वाला, रामीफ्लोरा वाला, तो नाम भी तो अजीब लग रहा है, नाम भी लग रहा है चाइना जैसा, तो कहेंगे चाइना वाला माल तो हमारे भारत में तो मिलवे नहीं करेगा, एराविकुलम ये क्या कर रहा था? बात समझ रहे ना? तो आयोग के प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग है, उन्हीं में से कुछ तरीके आपको पता होने चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट्स जो आते हैं वो बड़े टाइप के आते हैं, छोटे भी आते हैं, घुमाने वाले भी आते हैं, घूमने के लायक आते हैं। तो 16 वन यहां पे देखने को मिलेगा, घास का मैदान भी देखने को मिलेगा, एक्टिनोडाफेन बार्डिलोनी भी मिलेगा यहां पे, एक्टिनोडाफेन बार्डिलोनी, अभी बताएंगे, वनस्पति है। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा? माइक्रोट्रोपिस, रामीफ्लोरा भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहां पे अभी जो हमने एक फूल का नाम बताया, क्या था? 12 साल में एक बार फूल निकल रहा है इसमें, नील कुरिंजी। नीलगिरी पहाड़ी के आसपास पाया जाता है, इसलिए इसका नाम नील कुरिंजी रखा गया है। 12 साल बाद इसमें, 12 साल में फूल निकलता है। नील कुरिंजी को बोलते हैं स्ट्रोबिलंथस कुंथियानस, और यहां पे एक मिलेगा साइनोटिस प्रजाति। ठीक है ना? ये यहां पे देखने को मिलेंगे इस उद्यान में। ओके, जीवों की बात करें तो वनस्पति की बात हो गई, ये सब वनस्पतियां हैं। जीव की बात करें तो कौन कौन से जीव यहां पाए जाते हैं, उन जीवों के नाम भी पता होने चाहिए, उनके नाम लिख लीजिए। अभी देखिए तहर, नीलगिरी तहर के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए इसको बंद करने का ऐलान 1 फरवरी से 31 मार्च के बीच में किया गया है, तो नीलगिरी तहर यहां पे मिलेगा ही मिलेगा। उसी को संरक्षित करने के लिए एराविकुलम की स्थापना की गई थी, तो भैया नीलगिरी तहर यहां पे हर हालत में मिलेगा ही। इसके साथ साथ आपको नीलगिरी तहर भी लिख लेना, लेकिन नीलगिरी तहर, नहीं तो बाद में पेपर में आ गया तो बोलेंगे अच्छा ये तो लिखवा ही नहीं थे, पाने वाला यहाँ पे मिलता है। गौर भी यहां देखने को मिलेगा, गौर,
स्लॉथ भालू, स्लॉथ भालू मिलेगा यहाँ पे। नीलगिरी लंगूर भी मिलेगा यहाँ पे, नीलगिरी लंगूर मिलेगा। तेंदुआ मिलेगा यहाँ पे देखने को। विशाल गिलहरी भी देखने को मिल जाएगी, विशाल गिलहरी। और मिलेगा जंगली कुत्ता। सॉरी, आपको मालूम है जंगली कुत्ता भारत में और भी जगह पाया जाता है। भारत में एक उद्यान है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में पड़ता है, मतलब दोनों राज्यों में फैला हुआ है वो। वहां पर भी जंगली कुत्ते पाए जाते हैं। उसका नाम पता है आप लोगों में से किसी को? सर चलिए अब हम सर बात करेंगे। वनस्पति सर अब देखिए नीलगिरी ताहर की बात हो रही थी, तो नीलगिरी ताहर जो है भैया, इसके बारे में भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। नीलगिरी ताहर क्या है? देखो इसका साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? वैज्ञानिक नाम है नीलगिरी ट्राइगस हीलोक्रियस। ठीक है, ये क्या है? तमिलनाडु का राज्य पशु है, लिख लीजिए, तमिलनाडु का राज्य पशु, याद रखना। इसको स्थानीय रूप से बोलते हैं वरयाडू। स्थानीय नाम क्या है इसका? वरयाडू, इसका स्थानीय नाम है ये। ठीक है, ये कहां पे पाए जाते हैं? इनका प्राकृतिक आवास क्या है? प्राकृतिक आवास क्या है इनका? तो लिख लो पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, पश्चिम घाट में भी कहां? नीलगिरी ताहर है ना, तो नीलगिरी पहाड़ी पे मिलेगा देखने को आपको। नीलगिरी पहाड़ी यहां पे मिल जाएगा आपको देखने को। तमिलनाडु में भी मिल जाएगा आपको, और केरल में भी देखने को मिल जाएगा। ओके, इन सब जगहों पे ये प्राकृतिक रूप से पाया जाएगा। ओके, और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की रिपोर्ट है 2015 की। तो उस रिपोर्ट में बताया गया कि पश्चिमी घाट में अकेले नीलगिरी ताहर की संख्या 3122 रही है। अच्छा, इसको खतरा किस बात का है? इसके प्राकृतिक आवास की क्षति हुई है, इसलिए इस पर खतरा मंडरा रहा है। इसका अवैध शिकार हो रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण। ये तीन चीजें लिख लो, इसको खतरा किस बात का है। यहां पे देखो पेज ओज बचा के चलेंगे, है ना, वृक्ष हमारे मित्र हैं। चलिए, तो इनको खतरा किस चीज का है लिख लो भाई। खतरा है जलवायु परिवर्तन। देखो लाल कलम से लिख रहे हैं इसीलिए, क्योंकि खतरा है ना, इसलिए। अवैध शिकार, अवैध शिकार, और एक और कौन सा है? आवास का विनाश, आवास का विनाश। वैसे नॉर्मली कोई भी जीव हो, कोई भी जीव होगा, उनको जो खतरा होगा ना, उनके खतरे का प्रमुख कारण यही सब रहेगा। उनके आवास का विनाश, उनका अवैध शिकार, जलवायु परिवर्तन वगैरह वगैरह। ठीक है, यही सब रहता है सबके लिए। ये नॉर्मल आप पेट टाइप का याद रख सकते हैं। कहीं कुछ ना याद आए खतरा के रूप में, तो आप यही सब चिपका देना, धीरे से चिपका दोगे सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। जैसे एक आप लोग जैसे सुने होंगे, वनस्पति के प्रकारों को निर्धारित करने वाले कारक। तो वनस्पति चाहे जहां की हो, निर्धारित करने वाले कारक वही होते हैं। जो भारत का है वही अमेरिका का भी होगा। ठीक है, चिपका के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, सब सही हो जाएगा। जीवों के लिए भी वही चीज है, खेती के लिए भी वही चीज है ना, उद्योगों के लिए भी वही चीज रहेगी, यही सब, मिट्टियों के लिए भी वही चीज है। क्या दिक्कत है? सब एक तरफ से चिपकाते चले चलो। नहीं, याद रखने के लिए बोल रहे हैं, चिपकाना नहीं तो तुम लोग भी टीपने में बड़े माहिर, हम जानते नहीं है क्या? चलो अब देखिए, नीलगिरी तहर की बात कर रहे हैं, तो नीलगिरी जो तहर है ना अपना, इसकी चर्चा आपको मिलेगी किसमें? संगम साहित्य में। एक प्राचीन जीव है भैया, लिख लो, प्राचीन जीव है। इसकी चर्चा आपको कहां मिलेगी? संगम साहित्य में भी देखने को मिल सकती है, मतलब बहुत पुराना है। संगम साहित्य में इसकी चर्चा मिलती है, ध्यान रखना। तमिल के दो महाकाव्य हैं, संगम साहित्य के दो महाकाव्य हैं जिनमें नीलगिरी तहर की चर्चा मिलती है। वो दोनों साहित्य कौन कौन से हैं? नाम लिख लो, शिलप्पाधिकारम, शिलप्पाधिकारम, और दूसरा है शिव कासिंदामणि, शिव कासिंदामणि। इन दोनों में नीलगिरी तहर की चर्चा मिलती है। ओके, और भी कई सारे हैं जो जिसमें इनकी चर्चा मिलती है। तो उसमें एक है
एंगुरुनुरु, लिख लो। एंगुरुनुरु में भी इसकी चर्चा मिलती है। एंगुरुनुरु, इसमें भी मिलती है इसकी चर्चा। परिपादल में भी मिलती है इसकी चर्चा। परिपादल में भी मिलती है इसकी चर्चा। ठीक है। पतिना पलाई में भी इसकी चर्चा मिलती है। पतिना पलाई में भी इसकी चर्चा मिलती है। ठीक है। अब देखिए इसके संरक्षण की स्थिति देख लेते हैं। संरक्षण का मामला देख लिया जाए। IUCN में क्या है इसका मामला, तो IUCN में लिख लेना क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, गंभीर रूप से लुप्त प्राय। हाँ, गंभीर रूप से लुप्त प्राय है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कौन सी अनुसूची में है, तो अनुसूची 1 में है ना। अनुसूची 1 का मतलब क्या है कि इसको वो दर्जा प्राप्त है जो भारत में बाघ को मिला हुआ है ना, घड़ियाल को मिला, मगरमच्छ को जो मिला है वही वाला स्थिति इसका भी है। मारा नहीं जा सकता इसको। ठीक है, ध्यान रखना। नीलगिरी तहर अलग है। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और देख लिया जाएगा। एक मिनट, देखो यही कोना में लिख देंगे। ठीक है, अभी जगह है ना यहाँ, इतने में आ जाएगा। चलिए, है हाँ ठीक है। ये क्या है, प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर। क्या है ये भाई, प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर क्या है ये, इसके बारे में लिख लो। इसके तहत क्या होगा, इस प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर के तहत रेडियो कॉलरिंग, ठीक है, रेडियो टेलीमेट्री के उपयोग के माध्यम से, टेलीमेट्री के उपयोग के माध्यम से या फिर के उपयोग से क्या किया जाएगा, जीवों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए सिंक्रोनाइज सर्वेक्षण। ठीक है, सिंक्रोनाइज सर्वेक्षण किया जाएगा इसके माध्यम से, प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर के तहत। ओके, इसमें एक चीज और शामिल है, उसको भी इसी में लिख लेंगे, ये वाले से, काला वाले से। इसी में है, प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर के तहत ही है, वो भी लिख लीजिएगा। 16 घास के मैदानों का पुनरुद्धार, 16 घास मैदान का पुनरुद्धार और जानवरों के विखंडित आवास को बहाल करने का प्रयास, जानवरों के विखंडित आवास को बहाल करने का प्रयास। ठीक है, ये सब आपके किसके तहत है भाई, प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर के तहत। ओके, हो गया सर। यस सर। रेडियो